हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। बांग्लादेश में जब से मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में नई सरकार बनी है, या फिर जिसको हम एक अंतरिम सरकार के नाम से बुलाते हैं, जिसका नेतृत्व जो है अभी के लिए कम से कम मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं, लेकिन यह सरकार कब तक चलेगी, वहां पे वास्तविक चुनाव कब होंगे, यह अभी तक किसी को पता नहीं है। तो मोहम्मद यूनुस की इस अंतरिम सरकार पर लगातार यह आरोप लगते आए हैं कि यह सरकार जो है बांग्लादेश में रहने वाले जो अल्पसंख्यक हैं, और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक से मतलब जो होता है वो आमतौर पे हिंदू और ईसाई और बौद्ध समुदाय से होता है। हिंदू, बौद्ध, ईसाई ये बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हैं। तो यूनुस की सरकार पर यह आरोप लगता आया है कि यह बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनकी रक्षा करने में विफल रही है। और बांग्लादेश की सड़कों पर जैसे ही मोहम्मद यूनुस की सरकार बनी, इस प्रकार के वाद विवाद देखे गए, इस प्रकार के हमले देखे गए, जहां पर अल्पसंख्यक समुदाय से सम्मिलित जो लोग हैं उनकी दुकानों पर, उनके घरों पर, उनके पूजा स्थलों पर अलग अलग प्रकार के हमले किए गए। भारत ने भी बांग्लादेश से आग्रह किया कि हिंदू समुदाय जो है उसकी रक्षा की जिम्मेदारी, क्योंकि मोहम्मद यूनुस की सरकार की है, तो सरकार इस जिम्मेदारी को उठाए। और पिछले दिनों द हिंदू समाचार पत्र को दिए अपने एक इंटरव्यू में मोहम्मद यूनुस ने यह कहा कि ये सारे आरोप जो लगाए जा रहे हैं ये आधारहीन है, ये निराधार हैं, और वास्तविकता में कोई भी व्यक्ति बांग्लादेश में आकर वस्तुस्थिति का जायजा ले सकता है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को वहां पर किसी प्रकार का कोई खास खतरा नहीं है। थोड़ी बहुत घटनाएं हुई थी जिन पर सरकार ने नियंत्रण पा लिया, यह दावा जो है मोहम्मद यूनुस ने किया था। अब वहां पर एक ऐसी घटना हो गई है जो कि वास्तव में हिंसा की घटना नहीं है, बल्कि सरकार की कार्रवाई की घटना है। और यह कार्रवाई की घटना इस बात को स्पष्ट करती है कि वहां की सरकार जो है वो वास्तविकता में इस प्रकार की एक भावना से ग्रसित है कि वहां के अल्पसंख्यक समुदाय के हित में समर्थन करने वाले और प्रदर्शन करने वाले जो लोग हैं उनको वो दंडित करने का प्रयास कर रही है। ऐसा क्या हुआ है, ये क्या मामला है, इसके बारे में आपको अगले 5 मिनट में बता दूंगा। लेकिन उसके पहले याद रखिए, अरे ये दिवाली वाला पोस्टर खुल गया, चलिए दूसरा खोल लेते हैं। हाँ, तो भाई अगर आप यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आप ये विचार कर रहे हैं कि भाई कौन सी किताबें पढ़ी जाएं, कौन सी किताब से पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, तो हमारा 18 किताबों का सेट है। एजे लाइव कोड लगाकर आप खरीद सकते हैं। इनको ले लेंगे तो और कोई किताब आपको नहीं खरीदनी पड़ेगी। और साथ के साथ अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप भाई एनसीईआरटी की किताबें पढ़ रहे हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि उनको मतलब कैसे पढ़ा जाए, आप कुछ किताबें पढ़ते हैं फिर आपको लगता है कि इसमें कुछ काम का है और कुछ काम का नहीं है, तो एनसीईआरटी की किताबों के लिए आप हमारी ये 5 किताबों का सेट खरीद सकते हैं। पांचों, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन 5 विषयों की एनसीईआरटी का समरी है, उनका क्रक्स है। जो भी चीजें काम की है वो इसमें डाल दी गई हैं, जो चीजें काम की नहीं है वो हमने यहां से हटा दी हैं। तो आपकी पूरी तैयारी एनसीईआरटी की यहां से हो जाएगी। तो आज ही आप एजे लाइव कोड लगाकर ये वाला सेट भी खरीद सकते हैं। चलिए साहब, अब आते हैं अपनी चर्चा पर। तो भाई अब क्या हुआ है, बांग्लादेश की सरकार ने, मोहम्मद यूनुस सरकार ने वहां पर क्या किया है। इस्कॉन के एक बड़े जाने माने सदस्य हैं। इस्कॉन, जैसा कि आप जानते हैं कि भाई आप सभी लोग जानते होंगे, भगवान कृष्ण की भक्ति वाला एक समूह है, एक संगठन है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है। दुनिया के बहुत सारे देशों में इसके सदस्य पाए जाते हैं। काफी जाना माना, काफी प्रभावशाली समूह माना जाता है इस्कॉन। तो इस्कॉन के एक सदस्य हैं चिन्मय कृष्णदास प्रभु। चिन्मय कृष्णदास प्रभु ये बांग्लादेश में रहते हैं। और बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक समुदाय है, विशेषकर हिंदुओं के अधिकार, उनके रक्षा, उनकी सुरक्षा के लिए ये प्रदर्शन का हिस्सा निरंतर रहे हैं। तो बांग्लादेश की सरकार ने क्या किया है, चिन्मय कृष्णदास प्रभु को ढाका में हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया है। यह ढाका से इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। चिन्मय कृष्णदास प्रभु ढाका से चिटगांव जा रहे थे, उसके लिए एयरपोर्ट पहुंचे और एयरपोर्ट पे पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब अगर आप चिन्मय कृष्णदास प्रभु की पिछले कुछ समय की गतिविधियां देखें तो जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार बनी तब से, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि चूंकि अल्पसंख्यकों पर निरंतर हमले शुरू हो गए, तो चिन्मय कृष्णदास प्रभु की सरकार जो है हमलों के विरोध में प्रदर्शन करते रहे। चिन्मय कृष्णदास प्रभु जो है वो इन हमलों के विरोध में निरंतर प्रदर्शन करते रहे।
लगातार वो हमलों के विरोध में प्रदर्शन करते रहे, इन प्रदर्शनों का हिस्सा रहे और अल्पसंख्यक समुदाय ने वहां पर काफी सारे वहां पर विरोध प्रदर्शन किए और खुलकर मोहम्मद यूनुस सरकार की आलोचना भी की। तो इन सारी चीजों का भाग जो है वो चिन्मय कृष्णदास प्रभु बने रहे। वो यूनुस सरकार के आलोचक रहे, उनसे आग्रह करते रहे, इस बात को लेकर प्रदर्शन करते रहे कि यह सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि यह सरकार जो है अल्पसंख्यकों की सुरक्षा मुहैया कराए, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करे। तो ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार की आलोचनाओं के कारण एक बदले की कार्रवाई के तौर पर चिन्मय कृष्णदास प्रभु को वहां पर गिरफ्तार किया गया है, जो कि अपने आप में बड़ा दुखद है, बड़ा आयरॉनिकल है, बड़ा विडंबना से भरा हुआ है, क्योंकि शेख हसीना की सरकार को यही आरोप लगाकर इन लोगों ने हटाया है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में जो सरकार बनी है वो शेख हसीना की लोकतांत्रिक तरीके से जीती गई सरकार को हटाकर बनी है। अब शेख हसीना की सरकार को हटाने में क्या तर्क दिया गया? यही तर्क दिया गया कि तानाशाही एटीट्यूड है, जो भी आलोचना करता है उसको पकड़ के जेल में डाल देती है। यही तो आरोप थे, आपको याद होगा, मैंने ही पढ़ाया था आपको इतनी सारी क्लासेस में, याद है ना? तो अब जो आरोप आपने दूसरे पर लगाया तकरीबन वही आप खुद कर रहे हो, क्योंकि यह व्यक्ति जो है ये एक इस्कॉन संस्थान का सदस्य है, धार्मिक व्यक्ति है, आपकी सरकार की आलोचना करता रहा, तो आपने उसको पकड़ के गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। अब जैसे अक्टूबर महीने में, अक्टूबर के अंत में 30 अक्टूबर को इन पर एक राष्ट्रध्वज के अपमान का मामला भी दर्ज हुआ था। इन पर बांग्लादेश के राष्ट्रध्वज के अपमान का मामला दर्ज हुआ। तो उसमें क्या हुआ, कुछ छात्र जो प्रदर्शन कर रहे थे उन छात्रों ने क्या किया, राष्ट्रध्वज फहराया। वहां पर ये इस्कॉन के जो ये चिन्मय कृष्णदास प्रभु हैं, ये वहां पर एक और वहां पर एक संगठन है जिसका नाम है सनातन जागरण मंच। ये सनातन जागरण मंच के वहां पर प्रवक्ता है। तो सनातन जागरण मंच जो है ये लोग भी वहां पहुंच गए और इन लोगों ने वहां पर जो एक धार्मिक ध्वज होता है, गेरुआ ध्वज, उसको फहराया और आरोप यह लगाया गया कि गेरुए ध्वज को इन्होंने जो बांग्लादेश का राष्ट्र ध्वज है उसके ऊपर फहराया। मैंने जो ध्वज की हाइट होती है ना, ध्वज की हाइट का एक प्रोटोकॉल है कि किसी भी संगठन में, किसी भी संस्थान में अगर आप अपना ध्वज फहरा रहे हैं, आप फहरा सकते हैं, लेकिन अगर वहां पर राष्ट्रध्वज भी फहराया जा रहा है तो सबसे ऊंचा राष्ट्रध्वज होगा। यह भारत में भी नियम है, बांग्लादेश में भी नियम है। तो इन्होंने क्या किया, गेरुए ध्वज को राष्ट्रध्वज के भी ऊपर फहरा दिया। अब इस आधार पे देखिए, मैं ये मानता हूं कि इस तरह के नियम कायदे जो हैं इनका पालन करना चाहिए, ठीक है। मैं मतलब राष्ट्रध्वज का एक सम्मान होता है, एक गरिमा होती है, उसको लेके एक प्रोटोकॉल होता है, उसका पालन करना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन कर रहा है तो उस पर मामूली मामले दर्ज होने चाहिए। यहां पर यह करने पर, ये जो आपको मैंने अभी बताया कि गेरुए ध्वज को ऊपर फहरा दिया, वहां पर क्या कर दिया गया, उन पर राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह का मामला दर्ज कर दिया गया। और अब इस देशद्रोह के मामले में ही ऐसा प्रतीत होता है, हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इस देशद्रोह के मामले में ही इनको गिरफ्तार किया गया है। तो इस बात में कोई संदेह नहीं है कि वहां की सरकार जो है एक बदले की भावना के साथ काम कर रही है और ऐसा व्यक्ति जो उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था, जो उनके लिए अनकंफर्टेबल था, असुविधाजनक था, ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार वो कर रही है। एक ऐसा व्यक्ति जो इस सरकार का नेतृत्व कर रहा है, जिसको नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। मतलब ये देखिए, कई बार चीजों में कितनी विडंबना होती है, जो दूसरे की तानाशाही के खिलाफ ही अभियान चलाकर सत्ता में आया, जो ये दावा, जिसको नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है, जब किसी ऐसे व्यक्ति की सरकार में ऐसी घटनाएं हो तो ये अपने आप में बड़ी दुखद बात है, बहुत विडंबनापूर्ण बात है और इसकी जितनी आलोचना की जा सके वो कम है। तो बांग्लादेश को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि इस तरह की चीजों से खराब होगी और उसे चिन्मय कृष्णदास प्रभु को तुरंत छोड़ देना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, किस तरह की कार्रवाई इन पर की जाती है, ये आने वाले समय में हमको पता चलेगा। जब पता चलेगा तो मैं आपको निश्चित तौर पे बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको फिर से बता दूं कि अगर आप एनसीईआरटी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी 5 किताबों का सेट है, आप एजे लाइफ कोड लगाकर उनको ले सकते हैं। एनसीईआरटी किताबों में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, ये प्रॉब्लम आपकी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी अगर आप इनको पढ़ लेंगे। और साथ के साथ सिमिलरली अगर आप यूपीएससी की तैयारी कौन सी पुस्तकों से करें, अगर आप ये सोच रहे हैं, तो हमारी 18 किताबों का सेट है, एजे लाइफ कोड लगाकर आप उसको भी खरीद सकते हैं। आपकी पूरी तैयारी इन्हीं से हो जाएगी, आपको अन्य कोई पुस्तक नहीं खरीदनी पड़ेगी। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।